विद्वान हैं और बहुत सारे मामलों में इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण काम किया है। इस विषय पर व्याख्यान देने के लिए आपने स्वीकृति प्रदान की, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। मैं प्रिंसिपल सर जुड़ गए हैं जी। हाँ, हमारे प्रिंसिपल श्रीमान प्रवीण गर्ग सर हम सबके बीच है। मैं प्रवीण गर्ग सर से अनुरोध करता हूं कि वो हमारे अतिथियों का और सभी श्रोताओं का स्वागत करें, स्वागत वक्तव्य दें। प्रोफेसर प्रवीण गर्ग सर। धन्यवाद संतोष जी। ये बड़े ही हर्ष का विषय है कि आजादी का अमृत महोत्सव की शुरुआत हमारे महाविद्यालय के हिंदी विभाग ने की है। यह और भी हर्ष का विषय है। तन्मय जी आज हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे मुख्य अतिथि के रूप में प्रख्यात विचारक, जर्नलिस्ट श्री राम बहादुर राय जी का आशीर्वचन हमें आज प्राप्त होने वाला है। बल्कि इस कार्यक्रम की शुरुआत आज उनके आशीर्वचन से होने वाली है। टॉपिक बहुत लंबा है, कितना भी इसका प्रचार विस्तार किया जा सकता है। चुनौतियां और संभावनाएं। हम ये देख सकते हैं अभी तक आजादी के 75 साल तक हमें इतनी चुनौतियां महसूस नहीं होती थी। अभी पिछले 6-7 साल में ही हमें ज़्यादा चुनौतियां और ज़्यादा संभावनाएं प्रतीत होने लगी हैं। हम थोड़ा सा भी अपने विषय से कभी किसी भी विषय में ऊपर उठने लगते हैं तो हमें लगता है कि अरे ऊपर तो अभी पूरा आकाश पड़ा है, अभी तो हम बहुत नीचे हैं, हम तो आकाश की ऊंचाइयों को भी छू सकते हैं। साइंस के विषय में तो मैं यह बिल्कुल विद कंफर्मेटरी तौर पर कह सकता हूं कि 1960 में साइंटिस्ट कहते थे कि बस 30 साल की बात और है कि सारे के सारे जीवन की गुत्थी सुलझ जाएगी, जीवन क्या है, कैसे हुआ और आगे क्या होने वाला है। अब ये कहते हैं कि इसके सुलझाने के लिए तो 300 साल भी कम है। तो यही संभावनाएं हैं, आगे हमने कैसे बढ़ना है। इन्हीं संभावनाओं को देखते हुए क्या क्या पीछे हुआ है और किस, मेरे ख्याल से ऐसा कोई भी विषय प्रस्तुति नहीं रहेगी कि जिसमें हमें संभावनाएं तलाशी ना जा सके। हमारा यह कोशिश रहेगी कि शिक्षा, शिक्षण, ज्ञान के अलावा भी विभिन्न टेक्नोलॉजी, जर्नलिज्म के क्षेत्र में भी भारत में क्या उन्नति हो सकती है। बल्कि यानी जो विज्ञान, कॉमर्स के विषय हैं, मैनेजमेंट के विषय हैं, इसमें भी हमारी क्या संभावनाएं, शिक्षकों की संभावनाएं क्या हो सकती हैं, ये हमको आगे चुनौती के रूप में भी लेना है और महोत्सव के रूप में भी लेना है। जिस तरह हम किसी भी महोत्सव में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं, अपनी रुचि अनुसार अपने आप को मैक्सिमम देने की कोशिश करते हैं, उस कार्यक्रम में इंडल्ज होने के लिए अपना मैक्सिमम देने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से इन चुनौतियों को अच्छी तरह से समझेंगे और आने वाले समय में अपने कॉलेज के थ्रू, शिक्षक समुदाय के थ्रू भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए, भारत को ऊंचा उठाने के लिए अपना मैक्सिमम देने का प्रयास करेंगे। विषयों पर मैं नहीं जाऊंगा, विषयों पर आने वाले दिनों में, जैसे अभी हिंदी विभाग ने ही आज और कल के लिए रखा है। परसों IQAC टीम ने सीमाओं की रक्षा के ऊपर या नेताजी के ऊपर डॉक्टर GD बख्शी जी बोलेंगे। उसके आने वाले सप्ताह में भी 3-4 कार्यक्रम होने वाले हैं। फिर पर्यावरण पर एक सप्ताह का एक वीक होने वाला है, पर्यावरण वीक होने वाला है 15 अगस्त से 22 अगस्त तक। तो मेरी यह कोशिश रहेगी कि मूल रूप से हमने इन चुनौतियों और संभावनाओं को, अपार संभावनाएं हैं, अनंत संभावनाएं हैं और चुनौतियां भी कम नहीं हैं,
और ये हमारे लिए हर्ष का विषय है कि हमारे टेन्योर में, हमारे समय में ये संभावनाएं सारी हमको नजर आने लगी हैं और इसको कार्य रूप देने के लिए पूरा सिस्टम पीछे हमारे साथ संलग्न है। इन्हीं सब बातों के साथ थोड़ा सा अपने शिक्षकों के मोटिवेशनल शब्द कहते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा और अपने श्रोताओं से, शिक्षक बंधुओं से, भगिनियों से अपेक्षा करूंगा कि वो अपने माननीय मुख्य वक्ताओं को ध्यान से सुनेंगे और उनके आशा अनुरूप इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद संतोष जी, धन्यवाद प्रतिभा जी। धन्यवाद सर। ये जो 75 वर्ष का कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम की श्रृंखला में पहला सेमिनार है और इस सेमिनार के विषय को ठीक से रखने के लिए और शुरुआती विषय है और तो विभाग की तरफ से मैं कार्यक्रम की संयोजिका डॉक्टर प्रतिभा राणा जी को आमंत्रित करता हूं कि वो विषय प्रतिपादन के साथ अपने अतिथियों का स्वागत भी करें। डॉक्टर प्रतिभा राणा जी। धन्यवाद सर। मैं हमारे अतिथि राम बहादुर राय सर का और तन्मय चक्रवर्ती सर का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और विषय को रखते हुए हम लोग इसे आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में बना रहे, तो थोड़ा इसके बारे में प्रकाश डालना चाहती हूँ कि भारत आज़ादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है, जिसे हम भारतवासी अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। स्वाधीनता का भाव किसी अमृत से कम नहीं है, यही सोचकर हम अमृत महोत्सव भी शायद मना रहे हैं। आजादी से अब तक जब भारत 75 वर्ष की तरफ बढ़ रहा है तो भी बहुत सी चुनौतियां अभी बाकी हैं, लेकिन कोई भी चुनौती ऐसी नहीं होती जिसे पूरा ना किया जा सके। जरूरत है तो बस दृढ़ इच्छा शक्ति की। यह दृढ़ इच्छा शक्ति स्वजागरण से ही आ सकती है। मेरा मानना है कि स्वजागरण ही सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि पहले स्वयं को जगाना आवश्यक है, तभी परिवार, समाज एवं देश को जगा पाएंगे। बरसों पहले इसी स्वजागरण की चिंगारी से अनेक मशालें स्वाधीनता सेनानियों ने जलाई और तभी हम आजाद भारत का अरुणोदय देख पाए। चुनौतियों से ही संभावनाओं का रास्ता बनता है और संभावनाओं से ही समाधान की राह निकलती है। मुझे पूरा विश्वास है आज हमारे विद्वान वक्तागण ऐसी ही अनेक चुनौतियों से संभावनाओं की सार्थक राह सुझाएंगे, जिससे हम सभी अवश्य लाभान्वित होंगे। धन्यवाद राम बहादुर राय सर और तन्मय चक्रवर्ती सर। संतोष सर, आपको मैं माइक देती हूँ, आप आगे बढ़िए। धन्यवाद मैम। अब हम इस कार्यक्रम के औपचारिक शुरुआत की तरफ बढ़ेंगे और इसका पहला व्याख्यान, और मेरे हिसाब से इस कड़ी का बहुत महत्वपूर्ण व्याख्यान हम लोगों को सुनने को मिलेगा और हम सौभाग्यशाली हैं कि हम उस पीढ़ी को सुन रहे हैं जिस पीढ़ी ने भारत को बनते हुए देखा है। इसमें हमारे विषय में 75 का जिक्र है। 75 बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इस मामले में है कि हम जिनको सुनने के लिए आज हमने जिनका मार्गदर्शन मिलना है हमको, उन्होंने 75 के आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। पूरा 75 का आंदोलन जब खड़ा हुआ तो वो छात्र आंदोलन से निकलकर बाहर आए थे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय महासचिव थे और उस समय अरुण जेटली जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे। इंदिरा गांधी के आपातकाल के खिलाफ जो बड़ा आंदोलन हुआ, जिसमें जयप्रकाश नारायण की भूमिका और जयप्रकाश नारायण को शामिल करने का श्रेय या अनुरोध जिनका था, वो श्री राम बहादुर राय जी का था। राम बहादुर राय जी उन कुछ चुनिंदा विद्वानों में शामिल है जिन्होंने भारत के एक तरह से जो सत्ता केंद्रित राजनीति है या परिवार केंद्रित राजनीति है, उस राजनीति को चुनौती देने का काम एक पत्रकार के रूप में, विद्यार्थी के रूप में, विचारक के रूप में और चिंतक के रूप में लगातार किया है, आज भी करते हैं। आज सत्ता में जो लोग हैं, जैसे माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं या अन्य कई सांसद हैं, जिन लोगों का विकास इनके नेतृत्व काल में हुआ है। आप इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष हैं और
हिंदुस्तान समाचार के समूह संपादक हैं। मूल रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के निवासी हैं और काशी हिंदू विश्वविद्यालय से आपकी शिक्षा दीक्षा हुई है। मैं बहुत आदर के साथ आपको आज के व्याख्यान के लिए सादर आमंत्रित करता हूं। श्री राम बहादुर राय जी। श्रद्धानंद कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर प्रवीण गर्ग जी, प्रतिभा राणा जी, संतोष जी, तन्मय चक्रवर्ती जी और मित्रों, आज जिस विषय पर हम लोग बातचीत शुरू करने जा रहे हैं उसका संदर्भ मुझसे पहले प्रतिभा राणा ने भी बताया, संतोष जी ने भी बताया और प्रिंसिपल साहब ने भी बताया कि आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है वह उसका संदर्भ है। इसलिए मैं बात शुरू करूंगा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव पर हम उस दौर में थोड़ा लौटें जो 1945 से 47 का दौर था। हम जानते हैं कि 47 में हमको आज़ादी मिली, लेकिन साथ साथ हम यह भी जानते हैं कि 1945 में जब विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो ये लगने लगा था कि देश यानी भारत ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्त होने जा रहा है। वो जो 2 साल हैं, अब इतिहासकारों ने और ख़ास करके कांग्रेस के समर्थक लोगों ने भी, कांग्रेस के नेताओं ने भी ये माना है कि जो आज़ादी हमको मिली वह एक समझौते का परिणाम थी। अगर आप जयराम रमेश की पुस्तक जो पिछले साल आई, जो वी.के. कृष्ण मेनन की जीवनी है, उसके पन्ने पलटें तो उसमें जयराम रमेश एक जगह लिखते हैं कि 1945 से 47 के बीच जो समझौते हुए उसके परिणाम स्वरूप आज़ादी मिली। अगर आप में से किसी ने ये शिवानी किंकर चौबे की पुस्तक पढ़ी हो संविधान से संबंधित, तो शिवानी किंकर चौबे ने भी अपनी किताब में एक जगह लिखा है कि क्रांति से के परिणाम स्वरूप संविधान बनता है, लेकिन हमने तो अंग्रेजों से समझौता करके संविधान बनाया। तो उसी तरह से शशि थरूर का अगर आप अंधकार काल, ब्रिटिश साम्राज्यवाद पर जो उनकी पुस्तक है, बहुत चर्चित भाषण था जो बाद में पुस्तक के रूप में छपकर आई। शशि थरूर की उस पुस्तक को भी अगर आप देखें तो बांटो और राज करो नाम का जो चैप्टर है, उस चैप्टर में शशि थरूर स्वीकार करते हैं कि नेहरू को इस बात का अंदाज नहीं था कि भारत का बंटवारा भी हो सकता है। तो मैं ये आपको उस दौर में इसलिए ले जाना चाहता हूँ क्योंकि जब हम 75 के करीब पहुँच रहे हैं तो हमें जानना चाहिए कि हमको आज़ादी मिली तो कैसे मिली और उस दौरान हुआ क्या। उस पर एक अलग ही लंबा व्याख्यान दिया जा सकता है, परंतु मैं केवल इशारे करके और आगे बढ़ना चाहूँगा और आपसे ये कहूँगा कि 1947 से 2021 के काल को
सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न मेरी नज़र में यह है कि आप सोचें कि इस दौर को हम किस रूप में देखें। प्रवीण गर्ग जी ने चुनौतियों की बात की, चुनौतियों के बारे में भी बात की, संभावनाओं के बारे में भी बात की। मैं कहना चाहता हूं कि आप इस दौर को का विहंगावलोकन करिए। आकाश में अपने को जिस तरह से पक्षी छोड़ देता है, वैसे आप अपने पंख फैलाकर जरा आकाश में मुड़िए और फिर इन 75 सालों को देखने की कोशिश करिए। तो किस तरह से क्या देखना है, किस तरह से देखना है, यह सवाल खुद से हर व्यक्ति को, हिंदुस्तान के हर नागरिक को अपने से पूछना है और उसका उत्तर भी अपने स्वाध्याय से, अपने अध्ययन से स्वयं खोजना है। मेरे उत्तर आपके उत्तर नहीं हो सकते। मेरे एक अध्यापक होते थे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, प्रोफेसर थे, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता था। उनकी एक बात मैंने तब से और आज तक याद रखी है। वे कहा करते थे जब भी क्लास में आते थे या मिलते थे तब भी, कि तुम लगातार सवाल पूछो, और फिर कहते थे कि मुझसे उत्तर की उम्मीद कम मत करो, मेरा जो उत्तर होगा वो तुम्हारा उत्तर नहीं हो सकता। ये बात जीवन के बारे में जितना सच है, उतना ही यह बात इतिहास के बारे में भी सच है, क्योंकि एक इतिहास दृष्टि होती है। और इसलिए हम इस काल को किस रूप में देखें, मैं सुझाऊंगा कि आप यह सवाल पूछें और उत्तर खोजने की कोशिश करें। मैंने ये कहा कि 15 अगस्त जो आएगा उसमें भारत आज़ादी के 75वें में प्रवेश करेगा, और अगले साल 2022 में अमृत महोत्सव का क्षण आएगा, अमृत महोत्सव का समय आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई विशेषताएं हैं, उसमें से एक विशेषता जरूर मैं आपसे कहना चाहूँगा कि वे समय से पहले सोचते हैं और पूरा सोचते हैं, यानी पूर्व योजना बनाते हैं और पूर्ण योजना बनाते हैं। आप इसलिए जब उन्होंने घोषित किया कि हम अमृत महोत्सव को 2 साल मनाएंगे, तो लोग थोड़ा चकित हुए कि आमतौर पर ऐसे अमृत महोत्सव वगैरह तो 1 साल में मनाने की परंपरा रही है, लेकिन उन्होंने आज़ादी के अमृत महोत्सव को 2 साल का एक राष्ट्रीय महोत्सव बनाने का निर्णय किया है। और आपको शायद मालूम ही होगा, लेकिन मैं कहना चाहूँगा, एक तरह से आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा कि ये जो भारत सरकार का संस्कृति मंत्रालय है, उसी मंत्रालय के साथ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र है। स्वायत्त निकाय है वैसे, लेकिन उस मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। ये संस्कृति मंत्रालय ही नेहरू जी के ज़माने से ही सेंटेनरी मनाने का या इस तरह के आयोजनों के लिए नोडल मिनिस्ट्री संस्कृति मंत्रालय। अब ये जो मंत्रिमंडल में फेरबदल किया प्रधानमंत्री ने, तो आप लोगों ने संभवतः गौर किया होगा कि उन्होंने एक मंत्रालय को अपग्रेड कर दिया, और वो कौन सा मंत्रालय है? संस्कृति मंत्रालय है। संस्कृति मंत्रालय में नेहरू जी से लेकर के और आज तक, पहले तो संस्कृति मंत्रालय ही नहीं था, वो मानव संसाधन मंत्रालय का एक विभाग होता था। लेकिन इस प्रधानमंत्री ने पहली बार
एक कैबिनेट मिनिस्टर दिया संस्कृति मंत्रालय को। पहले राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भले होते थे, लेकिन राज्य मंत्री होते थे, एक ही मंत्री होता था। और आप जानते हैं कि अब इस समय एक कैबिनेट मिनिस्टर और 2 राज्य मंत्री, मीनाक्षी लेखी दिल्ली की ही हैं और दूसरे बहुत अच्छे मंत्री हैं जो संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, अर्जुन मेघवाल। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमने आपसे कहा कि प्रधानमंत्री कोई योजना बनाते हैं तो पूरी योजना बनाते हैं और उसको लागू करने की व्यवस्था भी कराते हैं। ये जो शुरू में मैंने कहा कि इस समय को कैसे देखें, तो अगर मैं इसको 2 हिस्से में बांट दूं तो पहला हिस्सा है नेहरू युग और दूसरा हिस्सा है जो 2014 से शुरू होता है, वो है मोदी युग। इस 75 को 2 हिस्से में बांट करके प्रवृत्तियों के तौर पर, प्रयासों के तौर पर, राष्ट्रीय लक्ष्य क्या होगा, विश्व की राजनीति में भारत के स्थान के बारे में, इन सारे संदर्भों में अगर हम इस कालखंड को इस तरह से देखें तो एक नेहरू युग है जो 2013 तक चलता है। हम नेहरू परिवार की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, नेहरू की परंपरा, नेहरू की राजनीति, नेहरू के रंग ढंग, उस ढर्रे पर चलने वाला कार्य, सरकार के अंदर का पावर स्ट्रक्चर, समाज में परिवर्तन, उसके ये सारी दृष्टि से अगर आप देखें तो 2013 तक मैं तो उसको, आप मुझसे सहमत हों जरूरी नहीं है, परंतु मेरी समझ यह है कि ये 2013 तक तो नेहरू युग है और नेहरू युग की कुछ खास बातों का उल्लेख करके मैं आगे बढ़ूंगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि समझौते से सत्ता का हस्तांतरण हुआ। मैं अगर आपसे सवाल पूछूं कि सत्ता का हस्तांतरण कहाँ हुआ, तो क्या आपको मालूम है? हम सत्ता का हस्तांतरण भारतीय राजनीति का सबसे भ्रष्टतम शब्द है, लेकिन उसकी हकीकत के बारे में कम से कम लोगों को मालूम है, थोड़े लोगों को मालूम है। सत्ता का हस्तांतरण 14 अगस्त 1947 को रात 12 बजे, 12 दीवार पर जैसे ही 12 बजा कि संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 3 घोषणाएं की। नंबर 1 कि हमने शासन का अधिकार, उनके शब्दों को मैं कोट कर रहा हूं, हमने शासन का अधिकार अपने पास ले लिया है, यानी संविधान सभा में ले लिया है। दूसरी उन्होंने घोषणा की कि लॉर्ड माउंटबेटन भारत के नए, स्वतंत्र भारत के नए गवर्नर जनरल होंगे। और तीसरी उन्होंने घोषणा की कि संविधान सभा स्वतंत्र भारत के सदस्य के रूप में, सब संविधान के सभा के हर सदस्य एक नई शपथ लेंगे। ये सत्ता का हस्तांतरण हुआ, संविधान बना और जिन परिस्थितियों में बना वे विकट परिस्थितियां थी। दुनिया के इतिहास में सिर्फ 3 महीने के अंदर 1.5 करोड़ की आबादी का आना और जाना, विस्थापित होना, लाखों लोगों का कत्लेआम, लाखों महिलाओं के साथ अन्याय, दुष्कर्म की घटनाएं, यह सब उस दौर की घटनाएं हैं।
लेकिन संविधान सफलतापूर्वक बना। संविधान सभा को इसका श्रेय है, उस समय के नेतृत्व को इसका श्रेय है। और जब भारत ने गणतंत्र बनना स्वीकार किया, संसदीय प्रणाली के रास्ते पर जब भारत चलने लगा, तो आप सबको याद होगा कि पश्चिम के राजनीतिक विद्वान भविष्यवाणियां करने लगे कि भारत में संसदीय लोकतंत्र नहीं चलेगा, क्योंकि संसदीय लोकतंत्र के लिए जो जो पैमाने चाहिए पश्चिम में, उन पैमानों पर भारत खरा नहीं उतरता था। तो उन्होंने कहा कि ये तो कुछ दिनों के बाद जो है ध्वस्त हो जाएगा, परंतु भारत ने उनको झूठा साबित किया, उनके अनुमान को गलत ठहराया। और इसलिए गलत ठहराया क्योंकि भारत की मिट्टी में सदियों से, हजारों सालों से लोकतांत्रिक परंपरा के बीज हैं। और इसलिए जैसे ही हमको अवसर मिला, हमने उस लोकतंत्र को अपनाया। देश की निरक्षर जनता ने, कम पढ़े लिखे लोगों ने इस देश के इस लोकतंत्र को जीवित रखा, और जब जरूरत पड़ी तो बचाया भी। एक बार ऐसी जरूरत पड़ी थी 1975 में। लेकिन जो हमने विकास का रास्ता चुना वह पश्चिम की नकल पर था, और उस समय के प्रधानमंत्री उन सोवियत मॉडल पर लट्टू थे, फिदा थे। इसलिए उन्होंने सोवियत मॉडल पर 1952 में सामुदायिक विकास योजना शुरू करवाई। और सामुदायिक विकास योजना की जब समीक्षा हुई 5 साल बाद, तो मालूम हुआ कि वो तो रत्ती भर भी आगे नहीं बढ़ पाई है। तब पुनर्विचार शुरू हुआ। मेरा कहना है कि अगर हम पश्चिम की नकल की बजाय श्री अरविंदो को, महात्मा गांधी को याद करके और अपना रास्ता चुनते, तो वे साल बर्बादी के साल नहीं होते। और इसलिए इस समय को कई इतिहासकारों ने ये लिखा है कि ये जो 1947 से 2013 का समय है, वो हमने गंवा दिया है। हमारे साथ आज़ाद हुए देश कहाँ से कहाँ पहुँच गए, और हम पीछे लौटे या दलदल में पड़े। वही का समय है जब कोटा, लाइसेंस, परमिट राज कायम हुआ, और शासन तंत्र में एक गोरे तो चले गए, काले अंग्रेज आकर बैठ गए। ये कुछ है नेहरू युग की खास बातें, इसके विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा। जब मैं आता हूं मोदी युग पर, जो 2014 से शुरू होता है, और इसलिए मैं आप सबसे कहूंगा कि 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से जो भाषण दिया, अगर आप इस कालखंड की यात्रा पर निकलना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले उस भाषण को पढ़ना चाहिए। इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि हम एक नए युग में प्रवेश कर रहे हैं, तो जो नया युग है वो किन बातों के लिए जाना जाएगा, किन बातों के लिए प्रधानमंत्री किन लक्ष्यों से प्रेरित हैं, उनके जुमले क्या हैं, उनके सपने क्या हैं और तरीका क्या है। प्रधानमंत्री ने उस भाषण की कुछ बातों का उल्लेख करके मैं आगे बढ़ूंगा। पहली बात
जो 15 अगस्त 1947 को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री के नाते आपके सामने नहीं हूँ, मैं भारत का प्रधान सेवक। ये दृष्टिकोण का बुनियादी अंतर है। मैं इसको कहूँगा 360 डिग्री का परिवर्तन है। और कुछ दिनों बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए मुंबई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जहाँ रहते थे वहाँ एक स्मारक का शिलान्यास किया और उस अवसर पर उन्होंने घोषणा की कि 26 नवंबर को हम हर साल संविधान दिवस मनाएंगे। अब ये जो संविधान दिवस है इसके इतिहास में मैं आपको ले जाना चाहता हूँ। उससे पहले संविधान दिवस नाम की किसी ने कल्पना नहीं की थी। हाँ, 1979 में पहली बार बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने 26 नवंबर को, संभवतः इमरजेंसी उनके दिमाग में रही होगी, इस वजह से 26 नवंबर को बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक रेजोल्यूशन पास करके और कहा कि हम हर साल इसको लॉ डे के रूप में मनाएंगे, विधि दिवस के रूप में मनाएंगे। परंतु संविधान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। उनकी जैसा होता है, प्रधानमंत्री कोई घोषणा दिल्ली में या पार्लियामेंट से बाहर कर देते हैं तो यहाँ भारत सरकार के कैबिनेट सेक्रेटरीट में एक सेल है। उस सेल में तमाम अफसर हैं। उस सेल का काम यह है कि प्रधानमंत्री की घोषणाओं को कार्यरूप देना है, कैसे देना है ये उनका तो कुछ दिनों बाद एक गजट नोटिफिकेशन निकला और इस तरह से 2015 से संविधान दिवस मनाया जाने लगा और अब एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में उसे कोरोना काल में भी सबने मनाया है। मैं इसको एक उपलब्धि मानता हूँ। इसलिए उपलब्धि मानता हूँ क्योंकि इससे एक संवैधानिक चेतना जन्म लेती है, एक संवैधानिक चेतना पैदा होती है और यह चेतना ही वह गंगोत्री है जो भारत को लोकतंत्र के गंगा सागर तक पहुंचाती है। इसी तरह से दुनिया की, दिल्ली की जो दुनिया है, दिल्ली की दुनिया अंग्रेजों की दुनिया थी, फिर उसके बाद जो आए वो काले अंग्रेजों की दुनिया बनी। परंतु इसलिए प्रधानमंत्री ने अपने उस भाषण में कहा कि मैं दिल्ली की दुनिया का आदमी नहीं हूँ। और दिल्ली की दुनिया का मतलब एलिट क्लास, मैं एलिट क्लास का आदमी नहीं हूँ, यानी एक साधारण लोगों में के बीच का रहने वाला व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री बना। और इस तरह से एक उनके पूरे भाषण को न तो मुझे यहाँ उद्धृत करना चाहिए और न ही उसका यह अवसर है, लेकिन उससे ये निकला कि भारत सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक लक्ष्य, एक मन, एक दिशा, एक गति और एक मति से काम करने के लिए आगे बढ़ रही है। और इसलिए बांटो और राज करो की नीति छोड़कर 125 करोड़ के देशवासियों का एक मंत्र प्रधानमंत्री देते हैं और इस तरह से
उसी समय प्रधानमंत्री ने घोषित की कि 2019 में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती आ रही है, उसे कैसे मनाएं। तो हम सब जानते हैं कि महात्मा गांधी की जो सबसे पहली पसंद थी वो स्वच्छता थी। मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ। आप सब जानते हैं कि 2015 में महात्मा गांधी 9 जनवरी 2015 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए और उनके आने से पहले जो उन्होंने वहाँ फिनिक्स आश्रम बनाया था, उस फिनिक्स आश्रम के सब लोग शांतिनिकेतन आ गए थे। स्वाभाविक था कि महात्मा गांधी भी शांतिनिकेतन पहुंचते। शांतिनिकेतन में उन दिनों काका कालेलकर थे। मेरा ख्याल है कि आप सब लोगों ने काका कालेलकर का नाम सुना होगा। काका कालेलकर ने मुजफ्फरपुर में पढ़ा रहे प्रोफेसर जे.बी. कृपलानी को पत्र लिखा और कहा कि हम एक खास मेहमान की इंतजार कर रहे हैं, तुम भी आ जाओ। कृपलानी गए। तब तक कृपलानी क्रांतिकारियों के समर्थक थे, अहिंसा में उनका कोई विश्वास नहीं था। जब वे शांति निकेतन पहुंचे तो रविन्द्रनाथ ठाकुर, महात्मा गांधी, काका कालेलकर और चौथे व्यक्ति जे.बी. कृपलानी गांधी को देख रहे हैं और गांधी कृपलानी को देख रहे हैं। दोनों दूसरे को परखने की कोशिश कर रहा है। और कृपलानी अपने मेमोयर में लिखते हैं कि ये सब तो जो हुआ वो हुआ, मैं भी गांधी की तरफ झुका, गांधी मेरी तरफ भी झुके, लेकिन जो सबसे खास बात हुई कि महात्मा गांधी ने शांतिनिकेतन का जो परिसर था, अभी दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर विद्युत चक्रवर्ती आजकल वाइस चांसलर हैं और पता नहीं वहाँ सफाई का क्या हाल है, लेकिन रविन्द्रनाथ ठाकुर के ज़माने में शांतिनिकेतन में जो गांधी आए तो चारों तरफ कूड़ा करकट पत्ते, एक प्रकृति तो थी लेकिन सफाई नहीं थी। महात्मा गांधी ने स्वयं लगकर और वहाँ के अध्यापकों को, विद्यार्थियों को लगा करके पूरे परिसर को साफ सुथरा बनाया। महात्मा गांधी जिस बात के लिए जाने जाते थे उसमें स्वच्छता एक बड़ी बात थी। प्रधानमंत्री ने उस स्वच्छता को भारत का मंत्र बनाया और उसी तरह से हम जानते हैं कि ये आज पहले जो हमारे सामने चुनौतियां थी वे अलग थी, लेकिन आज राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती है। और भारत को अगर भारत समर्थ भारत बनना है तो अपने पड़ोसियों से संबंध ठीक रखते हुए भी हमको हर मायने में आत्मनिर्भर बनना होगा, अपनी सुरक्षा के लिए भी और विश्व की मानवता के लिए भी। पाकिस्तान प्रेरित आतंकवाद ये दूसरी बड़ी चुनौती है। गरीबी और अमीरी का फर्क यानी भारत में विषमता आज भी है और वो विषमता बढ़ रही है, वो सबसे बड़ी चुनौती है। बेरोजगारी के आंकड़े बढ़ रहे हैं और कोरोना की महामारी ने एक नई चुनौती पैदा की। हालांकि उस चुनौती के दौर में हमने कुछ रास्ते भी निकाल लिए। ये जो वेबिनार हो रहा है वो कोरोना काल की ही देन है और ये वेबिनार भी एक दूसरे से संवाद करने का अच्छा माध्यम टेक्नोलॉजी की दृष्टि से हुआ है। लेकिन इसी से जुड़ा हुआ जो दूसरा विषय है वो मैं जरूर यहाँ कहना चाहूँगा कि
हमारे सामने जो चुनौतियां हैं उसमें से सबसे बड़ी चुनौती जिसको मैं कहना चाहूँगा, माने न माने ये आप पर निर्भर करता है, वो ये है कि हम डिजिटल कॉलोनाइजेशन की चुनौती हमारे सामने सबसे बड़ी है। यानी डिजिटल उपनिवेशवाद की चुनौती। एक जमाने में साम्राज्यवाद के हम उपनिवेश थे, आज डिजिटल जो साम्राज्यवाद है, डिजिटल कंपनियां अमेरिका में हैं और हमारे जीवन को नियंत्रित कर रही हैं। और जब मोदी की सरकार उन डिजिटल कंपनियों को भारत के नियमों, कानूनों, संविधान के तहत ले आना चाहती है तो पेगासस हो जाता है। ये कॉलोनाइजेशन का एक नया रूप है और इसको हर नागरिक जब तक नहीं जानता, जब तक नहीं समझता, तब तक ये डिजिटल क्रांति के जो फायदे हैं वो फायदे हमको उठाने चाहिए, लेकिन उसके जो नुकसान है उसकी हम अनदेखी ना करें, मैं ये कहना आपसे चाहता हूँ। और इसलिए अपने पहले कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ प्रायोरिटीज तय की थी। उसमें सबसे पहली प्रायोरिटी जो मेरी समझ में आती है वो ये थी कि उन्होंने दुनिया में भारत के नाम को स्थापित करना, ऊंचा रखना और पूरी दुनिया को बताना कि हम समर्थ हैं। इसमें उनको सफलता मिली। जय श्री राम भाई साहब। एक दौर था, अगर आप हमारे एम्बेसडर जो अमेरिका में हुए हैं उनके मेमोयर पढ़िए, जैसे मैं कह सकता हूँ कि एएन झा का मेमोयर पढ़िए, उस दौर का मेमोयर पढ़िए जब 1971 में भारत पाकिस्तान के हमले का मुकाबला कर रहा था, बांग्लादेश मुक्ति संग्राम लड़ रहा था और उस दौर में इंदिरा गांधी अमेरिकन राष्ट्रपति से बात करना चाहती थी और हमारा राजदूत एड़ी से चोटी का पसीना एक कर रहा था, परंतु बात नहीं हो पा रही थी। और एक दौर 2014 में हमने देखा जब ट्रंप दौड़ करके नरेंद्र मोदी से बात करने के लिए ही नहीं, उनके साथ प्रवासी भारतीयों के बीच में जा करके उसी तरह से सामान्य नागरिक के रूप में बैठने के लिए भी तैयार थे। यानी समय बदला है और हमारे नेतृत्व ने भारत की प्रतिष्ठा को स्थापित किया। लेकिन जैसा मैंने कहा, और मैं अपनी बात को समेटना चाहूँगा, परंतु ये हम कुछ बातें कह करके आपको बताना चाहते हैं कि चुनौती क्या है। आज आबादी में 1% जो आबादी है उसके पास भारत की दौलत 51% दौलत उसकी जेब में है। मैं फिर से इसको दोहरा रहा हूँ, सबसे बड़ी चुनौती है ये। 1% व्यक्तियों का समूह भारत की 51% संपत्ति का मालिक है और उसमें 9% और जोड़ दीजिए तो 10% लोग जो हैं वो भारत के 77.4% संपत्ति के मालिक हैं। यह है भारत की एक तस्वीर। और दूसरी तरफ कोरोना काल में हम दूरदर्शन पर देखते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं कि 80 करोड़ लोगों को ये सरकार राशन दे रही है, मुफ्त राशन दे रही है। ये सरकार का फर्ज है, सरकार को देना ही चाहिए। लेकिन इससे एक दूसरी बात भी निकल करके आती है कि हमारी पूरी आबादी में 80 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनको आप गरीब
और कुछ हद तक परावलंबी कह सकते हैं। ये जो 80 करोड़ लोग हैं वो भारत की जनशक्ति बन सकते हैं, कैसे इसका उपाय खोजना होगा। और इसके साथ एक सकारात्मक पक्ष भी है कि 40 करोड़ लोग या उससे ज़्यादा लोग हैं जो भारत का मध्य वर्ग है, और दुनिया के किसी भी देश को अगर प्रगति के पथ पर उसने उड़ान ली है तो भारत वो उस देश का मध्य वर्ग ही होता है। तो भारत का मध्य वर्ग मजबूत हुआ है, यह भी एक सकारात्मक पक्ष है। इसलिए, परंतु ये जो विषमता है, ये विषमता क्यों आई, इसे हमें जब तक समझना भी चाहिए, याद रखना चाहिए कि विकास के जो रास्ते हमने चुने उससे विषमता आई है। और इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि अगर हो सके तो लुई फिशर की वो किताब किंडल संस्करण उसका आ गया है, आप उसको ले सकते हैं। किताब खरीदेंगे तो हजारों रुपए में है। और लुई फिशर एक अमेरिकी पत्रकार था। 1942 में वो भारत आया और उसने जवाहरलाल नेहरू को लिखा था कि मैं महात्मा गांधी के साथ एक सप्ताह रहना चाहता हूँ। गांधी जी को नेहरू जी ने कहा और इस तरह से वर्धा आश्रम में वो 7 दिन था। और उसके बाद उसने लौट करके किताब लिखी 7 डेज विथ महात्मा गांधी। उस किताब को पढ़ें या न पढ़ें, उस किताब में एक सवाल जवाब है, मैं उसको आपको बताना चाहता हूँ। लुई फिशर ने उनसे पूछा, महात्मा गांधी से, कि देश आज़ाद होगा तो आप सबसे पहले क्या करेंगे। तो महात्मा गांधी ने कहा था कि आज सत्ता के केंद्र मुंबई है, मद्रास है, कलकत्ता है और कुछ दिल्ली है। मैं भारत के 7.5 लाख गांवों में सत्ता के केंद्र को बांट देना चाहूँगा। ये सबसे बड़ी चुनौती आज भी है। महात्मा गांधी ने जो वादा किया, उस वादे पर 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्राम स्वराज की घोषणा की जमशेदपुर में, और 2.5 लाख करोड़ रुपए ग्राम स्वराज के लिए देने की घोषणा की। शुरुआत हुई है, लेकिन यात्रा अभी लंबी है। भारत जब भी सोने की चिड़िया था तो गांव संपन्न थे, और आज गांव उजड़ रहे हैं। इसलिए अगर संपन्न, समर्थ और शक्तिशाली भारत बनना है तो ग्राम स्वराज हमारा सपना होना चाहिए। लोकतंत्र जो कल तक कुलीन तंत्र था, साधारण लोगों की उसमें हिस्सेदारी बढ़नी चाहिए। और इसलिए मैं बात अपनी समाप्त करता हूँ तिलक को याद करते हुए। 1914 में जब लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक मांडले में 6 साल की कैद काट कर निकले, तो उन्होंने देखा कि जो उन्होंने अलग जगाई थी, भारत निराश है, हताश है, तो उन्होंने एक संगठन बनाया, एक मंच बनाया, होम रूल लीग। और होम रूल लीग के नासिक सम्मेलन में उनकी उम्र तब 61 साल थी, वे 64 साल की उम्र में चले गए थे। उन्होंने कहा कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन मेरी भावनाएं जवान हैं। और उस नासिक के भाषण में उन्होंने कहा कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। 2017 का उनका
1917 का कहा हुआ उनका यह वाक्य, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसको बदल करके कहना चाहता हूं और अपनी बात पूरी कर रहा हूं कि हर व्यक्ति अगर अमृत महोत्सव के अवसर को, चुनौती को अवसर में बदलना चाहता है। अमृत महोत्सव की चुनौतियां बहुत होंगी, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती को अगर हम अवसर में बदलना चाहते हैं तो हमें तिलक को याद करते हुए कहना होगा कि ग्राम स्वराज गांव का जन्म सिद्ध अधिकार है और उस ग्राम स्वराज को पाने में श्रद्धानंद कॉलेज को, जो श्रद्धानंद ऋषि थे, तपस्वी थे, श्रद्धानंद की जो देन है भारत को वो हमेशा याद रखी जाएगी। तो श्रद्धानंद कॉलेज के लोगों का भी फर्ज बनता है कि वे इस नारे को बुलंद करें कि भारत के गांवों का संपन्न होना, समर्थ होना, शक्तिशाली होना, अपने निर्णय खुद करने का उनको अधिकार मिलना, यह शेष है। और यह अधिकार जिस दिन मिल जाएगा उस दिन भारत अमृत महोत्सव के अवसर को सचमुच जो चुनौती है उसे महान अवसर में बदल सकेगा। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं आपका आभारी हूँ। संतोष जी। संतोष जी, प्रतिभा मैम आप कंटिन्यू कीजिए। संतोष जी, ऐश्वर्या मैम आप इनवाइट कर लीजिए तन्मय सर को। धन्यवाद। मेरी कुछ टेक्निकल गड़बड़ी की वजह से वो माइक ऑन नहीं हो रहा था, तो मैं एक दूसरे आईडी से राय साहब ने जो व्याख्यान दिया वह कई मामलों में हम सभी के लिए बहुत ज्ञानवर्धक और अपने को एक आगे बढ़ने के लिए, अन्य संदर्भों से जुड़ने के लिए उन्होंने बहुत सारे संदर्भ रखे। और इनकी यही खासियत है कि जब भी बोलते हैं तो संदर्भ और तथ्य के साथ बोलते हैं और उन तथ्यों को लेकर हम अपने उद्देश्य की पूर्ति कर सकते हैं। इसलिए आपका बहुत बहुत आभार कि आपने हम सबको समय दिया और आगे भी हम आपसे इस रूप में संवाद करना चाहेंगे। हमारे दूसरे वक्ता तन्मय चक्रवर्ती जी हैं, क्षमा करिएगा। तो तन्मय जी की शिक्षा दीक्षा कोलकाता से हुई है, सेंट जेवियर्स कॉलेज से इन्होंने वाणिज्य स्नातक किया है और उसके बाद बोस्टन से इन्होंने पढ़ाई की है। अभी ये टाटा सन्स में कार्यरत है। तन्मय चक्रवर्ती जी जिन चीज़ों के लिए जाने जाते हैं, उनका जो विषयाधिकार है वही विषय हमने आज रखा हुआ है, क्योंकि भारत जिस ओर बढ़ रहा है, जैसा राय साहब ने भी जिक्र किया, राय साहब चूंकि दिल्ली के लिए राय साहब है, हम लोगों के लिए और हमारी पीढ़ी के लिए बाबूजी हैं। हम बाबूजी के रूप में ही आपका संबोधन करते हैं। तो मैं यहाँ उसी संबोधन को कंटिन्यू कर रहा हूँ कि बाबूजी ने जो जिस ओर इशारा किया कि जो जो चुनौतियां हैं, खासकर डिजिटलाइजेशन की और अन्य वैश्विक शक्तियों की जो भारत की तरफ निगाह गड़ाए हुए हैं, उसमें तन्मय चक्रवर्ती जी को महारत हासिल है और हो सकता है कि उन बिंदुओं पर वो आगे बढ़ेंगे और कुछ बोलेंगे। मैं तन्मय चक्रवर्ती जी को आदर के साथ आमंत्रित करता हूं कि वो अपना व्याख्यान दें। श्री तन्मय चक्रवर्ती। धन्यवाद प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर प्रवीण गर्ग जी, श्रद्धानंद कॉलेज के हिंदी विभाग
को ये आयोजन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हमको बुलाने के लिए यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद। हम नॉर्मली वेबिनार 1 घंटा का ड्यूरेशन में होता है, तो हम बहुत अच्छा लग रहा है कि करीबन 80-85 जने अभी भी कनेक्टेड हैं, छात्रों और वगैरह। मेरा हिंदी उतना फ्लुएंट है नहीं और ये हिंदी विभाग का कार्यक्रम है, तो हम और क्या ऐड कर सकते हैं जो हमने अभी सुने राम बहादुर जी से। उन्होंने जो इतना सुंदर करके जो समझौता के माध्यम से जो हमारा आज़ादी हुआ और उसके बाद भारतवर्ष जो कि सोने की चिड़िया, जो उन्होंने राम बहादुर जी ने कहा 23% जो ग्लोबल जीडीपी कंट्रीब्यूशन करते थे 200 साल पहले, आज़ादी के 200 साल पहले, और 1947 में जो हमारा 3% में बच गया और वहाँ से हमारा दोबारा दौड़ शुरू हुआ देश गठन करने का, और ऐसा देश गठन करने का जहाँ पर सबका साथ सबका विकास कॉन्स्टिट्यूशनली एकदम एम्बेडेड था। और उस माहौल में जहाँ पर इतना लाखों लोग इधर से उधर और उधर से इधर गए और आए, और उसके बीच में ये जो जर्नी था, और ये राम बहादुर जी ने कहा कि पहले 70 साल करीबन एक सोवियत मॉडल के आधार पर हम लोग का प्रयास हुआ, और उसमें गति जो हुआ वो सब के सामने था, और जो नया भारत का एक विकासशील और प्रगतिशील विचारधारा से जो 2014 से एक दूसरा दौर जो शुरू हुआ है इंडिया का, जो नया भारत गठन करने का जो दूसरा दौर शुरू हुआ है, उसमें 75 साल हमारा हो रहा है। अमेरिका को डेमोक्रेसी 400 साल से पुराना है और हम सभी 75 साल का हो रहे हैं, और हमारा सामने कितना चुनौती है। एक सबसे बड़ा चुनौती है आबादी का। जो भी डेवलपमेंट के कल्पना भी करें लीडरशिप, इतना आबादी के लिए मेट्रो लाइन बन रहा है, जिस दिन मेट्रो चालू हो रहा है उसी दिन पूरा भर जा रहा है। कोई भी रास्ता खुल रहा है उस पर पहला दिन ही पूरा रास्ता भर जा रहा है। तो ये सब जो चैलेंजेस है, तो हम अभी समय बहुत ही कम है, तो हम 2-4 पॉइंट आपके माध्यम और सामने रखना चाहेंगे, जो कि हमारा ख्याल से जो चैलेंजेस हमको फेस करना पड़ेगा और उसका अपॉर्चुनिटीज ढूंढ के हमको वो चैलेंजेस को हमको निभाना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। पहला चैलेंज जो हमारा सामने आ रहा है वो है रैपिड अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया। 2030 तक आंकड़ा बोलता है कि 50% इंडिया अर्बन इंडिया में बास करेंगे। तो एक बहुत बड़ा मैसिव शिफ्ट जो हम लोग के सामने हो रहा है, विच इज रैपिड अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया। तो इसके लिए हमारा जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर का तैयारी है, हमारा काबिलियत जो है, हम जो प्लानिंग करके, विजनिंग करके, सिटी प्लानिंग करके जो आगे बढ़ना है, उसको हमारा ध्यान बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा। क्योंकि अगर 50% की से ज़्यादा अर्बन इंडिया में रहेंगे तो हमारा पास उतना हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, हेल्थ फैसिलिटीज़, ये सब जो है, इसका बहुत बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन का दरकार होगा। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमारा बहुत बड़ा ध्यान आना चाहिए। आप ले लीजिए कोई भी बड़ा शहर हमारा जो इंडिया में है, उनके पास से नदी बहती है, वो आज नदी पूरा काला पानी और बदबू और डिजीज से भरा हुआ है। तो हर शहर में हमको शुद्धिकरण करना पड़ेगा अपना रिवर सिस्टम, वाटर सिस्टम्स को। पीने का पानी आइदर बॉयल करके पी रहे हैं, नहीं तो मिनरल वाटर खरीद रहे हैं, बहुत कॉस्टली मिनरल वाटर खरीद रहे हैं, और 76% जो हेल्थ का डिजीज है इंडिया में वो वाटर रिलेटेड है, वाटर कॉज्ड है। तो हमको पोर्टेबल वाटर का बहुत बड़ा सोल्यूशन चैलेंज हिसाब से हमको लेना पड़ेगा, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर एट अफोर्डेबल प्राइसेस हमको लाना पड़ेगा पूरा इंडिया में। दैट इज द सेकेंड थिंग। अगर हम लोग 76% जो
आज डिजीज हो रही है ड्यू टू वाटर, उसको अगर हम लोग कम कर सकें तो उसका जो एक कैस्केडिंग इफेक्ट होगा हेल्थ केयर कॉस्ट के ऊपर और एक जनरल हेल्थ ऑफ द एवरेज इंडियन के ऊपर जो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा वो बहुत बहुत यूजफुल होगा इन द फ्यूचर। नेक्स्ट राम बहादुर साहब ने बताया अबाउट द डिजिटल कॉलोनाइजेशन। आई थिंक इट्स अ वेरी अप्रोप्रिएट वर्ड। आई कॉल इट द डिफरेंस बिटवीन द डिजिटल हैव्स एंड द डिजिटल हैव नॉट्स। ये एक बहुत बड़ा अंतर जो कि तेजी गति से बढ़ रहा है, ये जो अगर हम लोग नहीं कंट्रोल कर पाएंगे तो एक रेवोल्यूशन के तहत ये हमारा वी विल बी स्टेयरिंग इट इन द फेस वेयर अ very small select set of people will progressively rapidly move forward, those who are digitally privileged, and the rest of the population, those who are deprived of digital advantage or digital access, will definitely be very very frustrated, and we have to bring the digital balance in the society. आज मोबाइल फोन के तहत हम लोग काफी हम सबसे बड़ा पॉपुलेशन चाइना के बाद हमारा सबसे बड़ा पॉपुलेशन ऑफ मोबाइल फोन्स है और आस्ते आस्ते करके स्मार्टफोन्स भी आ रहे हैं और डिजिटल कनेक्टिविटी भी इम्प्रूव हो रहा है। लेकिन आप अगर एनालिसिस करके देखेंगे तो व्हाट्सएप छोड़ के और कुछ और थोड़ा बहुत कॉल करके या मैसेज करके हम लोग जो डिजिटल मोबाइल फैसिलिटीज जो है उसको बहुत लिमिटेड आकरण में हम लोग उसको यूज कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है जो कि एजुकेशन के तहत डिजिटल एजुकेशन, डिजिटल हेल्थ केयर, डिजिटल लीगल जस्टिस डिलीवरी, many other facets can be exploited and provided to the people using the digital revolution. एक और opportunity or I would say challenge is of course job creation. But you know, you are the era, you are the generation of India who are staring at the face of not becoming job seekers, but you have the opportunity to become job creators. बहुत सारे entrepreneurial opportunities present कर रहे हैं, बहुत creative mindset Indian next generation में है जो कि अपने ideas को convert कर रहे हैं into small and medium businesses. And अगर आंकड़े देखें तो medium and small medium enterprise and business is the largest body of employment creation entities in the country. So हमको small and medium business के ऊपर बहुत बड़ा ध्यान देना पड़ेगा and exploiting the digital capabilities of the mind and the creative mindset of the Indian youth एक बहुत बड़ा opportunity हमारा सामने हमको दिख रहा है which is a part of this generation. The next challenge of job creation, connected to job creation, is basically the fact that we are talking about a demographic dividend, जो कि एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो सकता है इंडिया के लिए, बट उसको लाभ प्राप्त करने के लिए हमको वी हैव टू रियली इंक्रीज आवर स्किलिंग कैपेबिलिटीज एंड डेमोग्राफिक डिविडेंड वी हैव टू सर्व एज द क्रिएशन ऑफ वर्क प्रोवाइडर्स फॉर द होल वर्ल्ड, नॉट जस्ट इन इंडिया. यही एक बहुत बड़ा मौका इंडियंस के यंग जनरेशन में है कि आपको नेसेसरी स्किल करके Japan is aging, entire Europe is aging. They will need a lot of skills, young bodies, young people to fulfill many of the activities that they have to fulfill in their own countries. And India, with our demographic dividend capability, can really be the providing the source of such skills all over the world. हम लोग कुछ क्षेत्र में ऑलरेडी कर रहे हैं, जैसे कि केरला से नर्सेस जा रहे हैं मिडिल ईस्ट. आप कोई भी हॉस्पिटल में चले जाइए मिडिल ईस्ट में, मोस्ट ऑफ द नर्सिंग स्टाफ आर फ्रॉम केरला. इफ दैट इज अ मॉडल दैट हैज ऑलरेडी वर्कड इन वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, व्हाई कांट वी लुक एट स्किलिंग सेवरल अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड रियली मेकिंग देम द सोर्स ऑफ स्किल्स फॉर द होल वर्ल्ड टू एंजॉय. सो डेमोग्राफिक डिविडेंड एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए in the future. And if we don't exploit that, that can become a very, very major source of frustration for the youth. अगर वो
अपना एनर्जी, रिसोर्सेज, स्किल्स चैनलाइज नहीं कर पाएंगे इन द फ्यूचर. सो आई थिंक ओवरऑल द न्यू इंडिया इज अबाउट द फैक्ट एज आई पुट इट के हमको बड़ा सोचना है, क्योंकि हम देश बड़े हैं, बहुत बड़ा देश है, और बड़ा सोच से ही बड़ा काम होता है. तो हम लोग पहले ये 47 से अभी तक कुछ पायलट प्रोजेक्ट्स, कुछ छोटा छोटा काम, कुछ छोटा छोटा इम्पैक्ट, फ्यू सिलेक्ट लोकेशंस ऑफ एडवांटेज, इसी दौर में हम लोग गुजारे हैं. और अभी जो 2014 से जो चिंतन है वो है कि इंडिया बहुत बड़ा देश है, हमको बड़ा सोच के बड़ा काम हासिल करना है, और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेके आगे बढ़ना है. आई थिंक दिस फिलॉसफी is the fundamental transformation of the mindset that our leadership is injecting in the youth. And clearly the next generation of India is young and impatient. They are wanting to excel. They are not bound by our generation जो जिसके लिए एक बैंक का नौकरी और एक इंजीनियरिंग और एक डॉक्टर डिग्री यही हमारा गोल्स थे. आज आप लोग इतना डिफरेंट टाइप्स ऑफ वोकेशंस आ चुका है और आप लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, और यही अपॉर्चुनिटी ऑफ द फ्यूचर. सो आई थिंक आई विल नॉट टेक मच टाइम. इफ देयर इज एनी क्वेश्चंस दैट एनीबडी वुड हैव, I thank the organizers. I thank Naveen Bamal to come personally and invite me on behalf of the college and the Delhi University. And I have really learnt a lot from what Ram Bahadur ji had to tell all of us today. And he so nicely presented the challenges and the opportunities. I would only conclude by saying कि हम सामने देख रहे हैं the future. You, the 78 odd people who are on this call today, the youth of India, you are the future, and you will lead your lives in a country that will truly get back regain the lost glory that was once India. सोने की चिड़िया, यही लक्ष्य है हमारा सबका होना चाहिए. और अमृत उत्सव एक उनका एक पिलर जैसा एम्बेड होना चाहिए सबका मन में कि हम क्या कर सकते हैं इंडिया को महान बनाने के लिए. हाउ कैन वी ऑल वर्क टुगेदर टू मेक इंडिया फ्रॉम गुड एंड टेक इट टू ग्रेट. आई थिंक दैट इज व्हाट इंडिया डिजर्व्स. हमारा पास सामर्थ्य सब है, नेचुरल रिसोर्सेज है, इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी है, एक देश के लिए प्रेम है. ये सब को एक संग करके हाउ इन 75 years what other countries have taken decades and years, 400 साल as I said America's independence, you know, it is 400 year maturity. हमारा सिर्फ 75 साल ही हुआ है, और हम शुरू किए हैं literally from scratch in 1947 all over again. Everything was taken away from us. Rows and rows of people, layers and layers of people and civilizations came and looted us. And we had to literally start from scratch. And today also we have challenges. Challenge of population, challenge of education, challenge of healthcare, challenge of climate change. ये सब को हमको एक करके, एकजुट होके आगे बढ़ना है. And I am very optimistic that our children will see an India that probably the generation of Ram Bahadur ji saw before independence, where they had the glory and the cultural history and the heritage and the prestige of that India which was there. And it is, I think, our collective jobs to bring it to that position again. I once again thank you for giving me this opportunity and wish everybody all the very best. Namaskar. धन्यवाद सर. आपने अपना बहुमूल्य समय और विचार दोनों हम सबको लाभान्वित किया. आपका बहुत बहुत आभार. दोनों वक्ता हमारे बोल चुके हैं, तो क्या अभी प्रश्नोत्तर के लिए समय है हमारे पास? प्रश्नोत्तर से पहले संतोष जी एक बार विक्रांत करना चाह रहे हैं. स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर है हमारे. जी, हमारे स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर है, क्योंकि महाविद्यालय का कार्यक्रम है और विद्यार्थियों को बिना शामिल किए शायद पूरा भी नहीं होगा. और अमृत महोत्सव वर्ष है, तो आज का युवा ही कल का अमृत है. तो उस अमृत को हम सुने कि हमारा एक युवा क्या सोच रहा है, क्या कैसे आगे बढ़ेगा. तो विक्रांत को मैं आमंत्रित करता हूं संक्षिप्त अपनी बात रखने के लिए, बहुत संक्षिप्त. मैं अपने शब्दों का आगाज धूमिल की कविता के साथ करना चाहूंगा. अपने यहाँ संसद तेली की वह गानी है जिसमें आधा तेल आधा पानी है.
आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम इंडिया एट 75 चैलेंजेस एंड द वे अहेड के विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। हमारे सामने अनेक सी चुनौतियां हैं, लेकिन मैं आप सभी का ध्यान भारत के लोकतंत्र का मंदिर कहे जाने वाली संसद पर आकर्षित करने की कोशिश करूंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पार्लियामेंट इज द सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। द ड्यूटी ऑफ पार्लियामेंट इज टू सर्व इन द पब्लिक इंटरेस्ट। गांधी जी का भी सोचना था कि भारत में लोकतंत्र एक ऐसी प्रणाली होनी चाहिए जिसमें पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति की भी आवाज सुनी जाए। लेकिन भारत के लोकतंत्र का अपमान किया जा रहा है। जो संसद देशवासियों के हित तथा उनकी समस्याओं के निवारण के लिए बनाई गई थी, वहां लोग आज अपने राजनीतिक हित और निजी हितों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। संसद के माहौल को राजनीति के महापुरुषों ने अखाड़ा बना दिया है, जहां आए दिन झगड़े जैसे धक्का मुक्की, दस्तावेजों का उछालना, संसद की कार्रवाई को न चलने देना आदि जैसे कार्य शामिल हैं। जैसे हाल में ही कुछ दिग्गज व्यक्तियों ने संसद की कार्रवाई में स्पीकर के पास जाकर हंगामा किया, अभद्र व्यवहार किया और इन्हीं कामों के लिए जनता उन्हें चुनकर भेजती है। इन सभी कार्यों को देखकर मुझे दुमिल की एक और कविता याद आती है। दरअसल अपने यहाँ जनतंत्र एक ऐसा तमाशा है जिसकी जान मदारी की भाषा है। इसमें सत्ता दल और विपक्षी दल दोनों की भागीदारी समान रूप से है। कुछ लोग संसद में अनैतिक तरीके से काम करने का काम करते हैं। उन लोगों को भारत के इतिहास में नहीं भूलना चाहिए, जो कि विश्व का सबसे पुरानी सभ्य व्यवस्था है। सुप्रीम कोर्ट में भी आए दिन संसद की व्यवस्था पर टिप्पणी करता रहता है, लेकिन कुछ लोगों ने अपने कान बंद कर लिए और ऐसी व्यवस्था जारी ही तो सोक्रेट्स के उस कथन के निकट पहुंच जाएंगे जिसमें वे कहते हैं कि तानाशाही लोकतंत्र के माध्यम से आती है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद विक्रांत, बहुत अच्छा। विक्रांत ने एक बहुत सुंदर संकेत किया कि हमारा यूथ किस चीज को स्वीकार कर रहा है, वो क्या चाहता है, और यह यूथ ही कल बदलाव करेगा। क्योंकि जब इस तरह की परिस्थितियां बनी है तो यूथ ने बदलाव किया है और आगे भी करेगा। मैं प्रश्नोत्तर के लिए आप सबको आमंत्रित करता हूं कि आपके जो भी प्रश्न हैं वो चैट बॉक्स में भेजें। एक दो से ज्यादा मत लेना। जी जी जी। तो दो प्रश्न ले सकते हैं हम जी। मुझे नहीं लग रहा संतोष कोई प्रश्न करना चाह रहा। कोई प्रश्न नहीं है। हाँ, मैं करना चाह रहा हूँ जी। अच्छा, प्रिंस करिए प्रिंस। मैं एक प्रश्न ये आपसे पूछना चाह रहा था। जैसे भारत में जो अभी स्थिति है संसाधन और जनसंख्या को देखते हुए, तो उसके हिसाब से किस तरीके से इस चीज से निपटा जाए कि आने वाले समय में जो जनसंख्या है उसकी गुणवत्ता बढ़े, ना कि जनसंख्या की मात्रा बढ़े। क्या आप सुन पा रहे हैं? जी जी प्रिंस, आपने दो डिवाइस कनेक्ट किया है। एक को या तो आप बंद कर दीजिए, आपकी आवाज नहीं मैम, एक ही डिवाइस से कनेक्टेड है। देखिए मैं काट के दोबारा ज्वाइन करूं? नहीं, आपकी आवाज आ गई है, आपका प्रश्न भी आ गया है। मैं तन्मय सर से चाहूंगा कि वो इसका जवाब दें। जनसंख्या की मात्रा और गुणवत्ता दोनों को आने वाले समय में किस रूप में देखा जा सकता है, कैसे निर्धारित किया जाएगा? तन्मय सर। नहीं, ये तो सिंपल आंसर है कि ये डेमोग्राफिक डिविडेंड जो हमने कहावत जो इंग्लिश में है, ये तो एक बहुत बड़ा एसेट है इन देश के लिए, लेकिन एसेट यहीं पर चैनलाइज करना पड़ेगा हमको विथ नेसेसरी एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड स्किलिंग। ये तीनों चीज हमको, हमारा जो पॉपुलेशन बेस है ये यहाँ पर आना पड़ेगा।
जो हमारा गांव में जो पॉपुलेशन है वहाँ पर हमको इंजेक्ट करना पड़ेगा, हाउ टू improve productivity of agricultural produce and increase yield and therefore become more self-sufficient in terms of income. ये हमको बहुत टेक्नोलॉजी के माध्यम से, मोबाइल फोन के माध्यम से फार्मर्स को काफ़ी एडुकेटिव इनपुट्स दिया जा सकता है ऑन ऑप्टिमल यूज ऑफ सॉइल, फर्टिलाइजर, वेदर पैटर्न्स, सो मेनी इंफॉर्मेशन अपना लैंग्वेज में, हिंदी हो या कोई भी राष्ट्रीय भाषा हो जहाँ पर हो, वहाँ पर एडुकेट करके विलेज को अपग्रेड करना है. वी हैव टू फोकस ऑन education. Education will bring awareness to have people and encourage them to have manageable families, जो कि वो अपने आप आत्मनिर्भर होके वो फैमिली मैनेज कर सके. So education, skilling, capacity building and creating a purpose for life. आज क्या है कि it's very tiring and very torturous kind of a daily existence. ये डेली एग्जिस्टेंस का जो माइंडसेट से हमको बाहर आना होगा, एंड दैट कैन हैपन. आज आप देख रहे हैं प्रयास पूरा जारी है. टुडे रिक्शा ड्राइवर्स ट्राइंग हार्ड टू अर्न मोर मनी टू एडुकेट देयर चिल्ड्रन सो दैट देयर चिल्ड्रन डोंट बिकम रिक्शा ड्राइवर्स. ये एक एस्पिरेशनल एस्पेक्ट मास के अंदर है, ऑलरेडी है. उसको ही प्रोत्साहन देना पड़ेगा, एक वातावरण बनाना पड़ेगा, माहौल बनाना पड़ेगा विच इज conducive, positive for the population. The population of India is a reality. We have to deal with it. और माहौल को हमको सुधारना होगा. माहौल सुधारेंगे, शहर में वातावरण बेटर करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे टुवर्ड्स नेचर लिविंग का बैलेंस लाएंगे. ये सब बहुत इनिशिएटिव्स लेना होगा और ले रहे हैं. ये दिशा में सोच आ रहा है. जो दिशा में पहले सोच नहीं आ रहा था, इट वाज अ स्ट्रगल. अर्बनाइजेशन हो रहा है, प्लानिंग नहीं हो रहा था टू कोप विद द इंक्रीज्ड अर्बनाइजेशन. अभी ग्रीनफील्ड सिटीज का सोच आ रहा है. सिटीज को रीडेफिनेशन, रीबाउंड्री, ड्राइंग ऑफ रीबाउंड्रीज ऑफ सिटीज सोच आ रहा है. सो आई थिंक स्लोली इट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, बट आई डोंट थिंक द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज अ लायबिलिटी. आई थिंक इट इज एन एसेट, and if it is channelized in the right direction, it will give dividends to the country, which no other country can boast of this kind of skills, resources and people that we have in India. धन्यवाद सर. एक प्रश्न और संतोष जी, मनीष सर को कहीं जाना है, किसी अन्य प्रोग्राम में जुड़ना है, तो फिर कभी लेते हैं प्रश्न. अगर आप ठीक है मैम. मनीष सर रहने देते हैं, प्रश्नों को बनाए रखें. आगे भी हम लोग प्रश्न लेंगे और वक्ताओं को बुलाएंगे. थैंक यू. औपचारिक धन्यवाद के लिए डॉक्टर ऐश्वर्या मैम को आमंत्रित करता हूं कि वो कार्यक्रम में औपचारिक धन्यवाद दें. और ऐश्वर्या मैम इस कार्यक्रम की संयोजक भी. ऐश्वर्या मैम. धन्यवाद संतोष जी. आदरणीय श्री राम बहादुर राय जी, आदरणीय श्री तन्मय चक्रवर्ती जी, आदरणीय प्राचार्य प्रोफेसर प्रवीण गर्ग जी, वेबिनार में उपस्थित सभी शिक्षकों और विद्यार्थियों को मेरा अभिवादन. आजादी का अमृत महोत्सव का मतलब है 75 साल पर विचार, 75 साल की उपलब्धियां, 75 साल और उसके बाद की संभावना और 75 पर संकल्प शामिल है, जो स्वतंत्र भारत के सपनों को सब तक पहुंचाने के लिए हमें विभिन्न माध्यमों को साकार करने के लिए आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है. स्वतंत्रता संग्राम की घटनाएं हमें आज भी प्रेरित करती हैं, संदेश देती हैं, जिन्हें आधुनिक भारत लगातार आत्मसात कर आगे बढ़ता जा रहा है. इन संदेशों को सब तक पहुंचाकर आजादी के इस अमृत उत्सव को एक जन उत्सव बनाना है, और इसी कड़ी में यह मंच, यह वेबिनार उनमें से एक है. आप समस्त स्वामी श्रद्धानंद महाविद्यालय के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है, जिसमें आजादी के अमृत महोत्सव भारत के 75वें वर्ष के उत्सव के विशेष व्याख्यान श्रृंखला की शुरुआत हुई है. हिंदी विभाग द्वारा आयोजित पहले कार्यक्रम में श्री राम बहादुर राय और श्री तन्मय चक्रवर्ती ने अपने बहुमूल्य विचार हमसे साझा किए. राम बहादुर राय जी ने अपने वक्तव्य में आजादी के पूर्व एवं बाद के कालखंड पर प्रकाश डाला. उनके विचार हम सबका मार्गदर्शन करेंगी.
राम बहादुर राय जी का मैं समस्त महाविद्यालय और हिंदी विभाग की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने अपने अति व्यस्त क्षणों में से कुछ समय निकालकर कार्यक्रम में अपने विचार साझा किए। उनके विचारों से अवश्य ही आजादी के अमृत महोत्सव 75वीं स्वतंत्रता दिवस की महत्ता को समझने में सहायता मिलेगी। I want to thank Mr. Tanmay Chakrabarti, who gave his vital time from his busy schedule to grace this webinar. His ideas and view will help our students and teachers to understand ideas for New India. आदरणीय श्री तन्मय चक्रवर्ती का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय महाविद्यालय को दिया। मैं महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर प्रवीण गर्ग का धन्यवाद करती हूँ। उनके मार्गदर्शन और सहयोग के बिना कार्यक्रम संभव ही नहीं था। संचालन कर रहे विभाग के सहयोगी डॉक्टर संतोष राय, तकनीकी सहयोग के लिए डॉक्टर श्वेता कुंद्रा, छात्र संयोजक विक्रांत, हिंदी विभाग एवं वेबिनार में उपस्थित सभी शिक्षकगण और विद्यार्थियों का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार सर। बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद धन्यवाद। नमस्कार सर, नमस्कार। बहुत बहुत शुभकामनाएं, सबको बधाइयाँ, बहुत अच्छा कार्यक्रम। बहुत बहुत बधाई आपको, हम सभी को। वैसे तो सर हम सभी का है। हाँ, पर आपको विशेष रूप से आपने जो है पहली कील ठोकी।